बेटा आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ आप जानते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। आप जैसे बहुत तेज दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? थोड़ा रुक जाते हैं। तो बेटा ये रुकना ही क्या होता है? विराम। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या विश्राम। इसी प्रकार से बेटा सेंटेंस को लिखते वक्त ना ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो जाता है या ना हो, उससे पहले हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। बोलते या लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें बीच बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। रुकने की यह प्रक्रिया ही विराम कहलाती है और इन रुकने वाले स्थानों को प्रकट करने के लिए हम कुछ चिन्ह लगाते हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं बेटा कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य के बीच में या अंत में करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। बेटा जैसे कि प्रस्तुत चित्र में आपको दिखाई दे रहा है विराम चिन्ह, इसमें 12 है यानी 12 विराम चिन्ह आपके किताब में बताए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम। जब हम वाक्य लिखते हैं ना बेटा तो उसके अंत में वाक्य के पूरे होने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपके अर्ध विराम चिन्ह। तीसरा अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि सूचक, उद्धरण, योजक, कोष्टक, लाघव, त्रुटि पद चिन्ह, उपविराम, निर्देशक चिन्ह आदि इन चिन्हों के बारे में आपको बताया गया है। बेटा इन चिन्हों को पढ़ने के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि इन चिन्हों को किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बेटा हम इसकी डिटेल पढ़ते हुए अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है बेटा पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से लेकर विराम ले, कहने का तात्पर्य बेटा जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, हमारी बात पूरी हो जाती है तो वहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे कि पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो मैं नहीं जाऊँगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बात पूरी हो गई। हमने यहाँ पे जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वो कौन सा है? पूर्ण विराम। इसी प्रकार से दूसरा है आपके अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या होता है कि इसका प्रयोग पूर्ण विराम से कुछ समय तक ठहरने के लिए किया जाता है। जो हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया था बेटा उससे कुछ समय कम ठहरने के लिए, थोड़ी देर रुकने के लिए, ठीक है, उसे हम अर्ध विराम कहेंगे। जैसे परिश्रम करो, इसके बाद अर्ध विराम चिन्ह, परिश्रम का फल मीठा होता है। तीसरा है आपके अल्प विराम। वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने के लिए जहाँ कम समय के लिए रुकना आवश्यक होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। बात हमें स्पष्ट भी करनी है और हमें कम समय के लिए रुकना है, वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राधा, रमेश, गीता और श्याम पिकनिक पर गए, तो हमने ये नाम जो साथ ही एक साथ आए हैं राधा, रमेश, इनके बीच में हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से बेटा प्रश्न सूचक। जब हम कोई भी प्रश्न या किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम उससे पूछते हैं। जैसे कि क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, या फिर हम आपसे कहेंगे क्या आपने खाना खाया है। तो ये प्रश्न दूसरा व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपके विस्मयादि सूचक। विस्मयादि का अर्थ क्या होता है? सबसे हमें पहले ये जानना होगा। विस्मयादि सूचक चिन्ह वो होते हैं जहाँ पर किसी तरह की हर्ष, घृणा, शोक या आश्चर्य का भाव जहाँ प्रकट होता है बेटा वहाँ पे विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे कितनी सुंदर साड़ी, तो अरे के साथ ओह, हाय, छी, इन शब्दों के साथ हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से है उद्धरण चिन्ह। किसी कथन, शब्द या सूक्तियों को बल देने के लिए इकहरे एवं दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, गोदान हिंदी की प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद मुंशी। तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा
जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उद्धरण चिन्ह का बेटा आपको चिन्ह याद रखना होगा। इसी प्रकार से आगे बताया गया है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग सामान्य रूप से दो शब्दों को हम जोड़ने के लिए कहते हैं, जैसे राजा रानी, माता पिता, भाई बहन आदि। कोष्टक चिन्ह जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है, तब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बेटे जैसे कि हम नाम लिख रहे होते हैं, जैसे आपका ही नाम है, आपका नाम, घर का नाम जैसे कि सोनू है लेकिन स्कूल में मयंक है, तो मयंक लिखने के साथ साथ आप कोष्टक में सोनू भी लिख सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले को ये ध्यान हो कि हाँ आप वही हैं। इस प्रकार से अन्य भी बहुत उदाहरण है बेटा, जिसे कि इसमें बताया गया है। बालक कहता है मैं आ गया, बालक हंसकर कह रहा है मैं आ गया। हमें योगाभ्यास, योग जमा अभ्यास, योगाभ्यास को समझाकर लिखा गया है। इसी प्रकार से बालक के आने की प्रतिक्रिया बताई गई है। तो बेटा कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम अपनी बात को अच्छे से अधिक समझाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से बेटा आगे इसमें बताया गया है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? शब्दों के संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बेटा आप जब डॉक्टर शब्द लिखते हैं ना, तो ड डमरू आ की मात्रा के साथ आप साइड में एक छोटी सी डॉट लगा देते हैं। वो छोटी सी डॉट क्या होती है? लाघव चिन्ह होता है बेटा। जैसे कि उदाहरण भी आपके बताया गया है, कृपया पृष्ठ उलटिए, कि कृपया पेज को पलटिए, है ना। तो हमने पूरा शब्द ना लिखते हुए इसको डॉट के माध्यम से वर्ड को कंप्लीट कर दिया। इसी प्रकार से होता है त्रुटि पद चिन्ह। त्रुटि पद चिन्ह होते हैं बेटा वो जब हम अपनी बात को लिखते समय ना कुछ भूल जाते हैं, तो आप एरो बनाते हैं सेंटेंस के बीच में और उस शब्द को ऊपर या नीचे की तरफ लिखते हैं। तो ये जो एरो बनाने की आपकी प्रक्रिया होती है ना, वो एरो जो चिन्ह होता है ना, वो त्रुटि पद चिन्ह होता है। जैसे उदाहरण इसमें बताया है कि मुझे जाना है, आप ये तो भूल गए कि आपको जाना कहाँ है, घर जाना है, विद्यालय जाना है, बाजार जाना है। तो आपने वाक्य को स्पष्ट करने के लिए ना त्रुटि पद चिन्ह का प्रयोग किया है और एरो लगा के लिखा है मुझे घर जाना है। तो ये कौन से चिन्ह हैं? त्रुटि पद चिन्ह बेटा। इसी प्रकार से बेटा उपविराम। उपविराम का प्रयोग अनेक रूप से होता है, जैसे उदाहरण निदेश, शीर्षक आदि में इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। जैसे कि सैनिक, आपकी जय हो। महाराज, महाराज कह रहे हैं आपका कैसे आना हुआ। तो बेटा ये जो इंग्लिश में आप इसको कोलन बोलते हैं, कोलन का साइन होता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम उपविराम कहते हैं। ये तो दो डॉट आपको दिखाई दे रही है। जब भी हम किसी को कोई बात कह रहे हैं तो कौन कह रहा है ये बात लिखने के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उपविराम, और इंग्लिश में कोलन। अब आपके आगे बताया गया है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह होता है अपनी बात को हम स्पष्ट करने के लिए, उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने लिखा संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो ये एरो आपने बनाई है, ये एरो ही निर्देशक चिन्ह है। बेटा एक अंतर आपको समझना होगा, जो निर्देशक चिन्ह होते हैं इसमें जो ये लाइन आपने बनाई है ये थोड़ी लंबी होती है, और जबकि जो आप प्रयोग करते हैं ना बीच में, कौन सी वाली लाइन प्रयोग कर रहे हैं इसके अलावा आप बेटा? बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, योजक चिन्ह में जो लाइन आप बना रहे हैं वो थोड़ी सी छोटी होती है। तो ध्यान दीजिएगा योजक चिन्ह में, और आप निर्देशक चिन्ह में कन्फ्यूज मत होइएगा। निर्देशक चिन्ह अपनी बात को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये चिन्ह, और इसमें जो लाइन है ये बड़ी है, और जबकि योजक चिन्ह में ये छोटी होती है। योजक चिन्ह तो सामान्य रूप से 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। आशा है बेटा कि आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ आए होंगे।